हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में और उसमें आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे, डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, पहले इसके बारे में बता देते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि 2000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है और उसमें हम आप लोगों को 2011 से लेकर 2023 तक के आए हुए सभी प्रश्नों को कराने वाले हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 2011 से और धीरे धीरे करते हुए जो है कि 2023 तक चलेंगे। तो उसमें हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में सीडीपी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है 2011 के, और उसमें भी सेकेंड पेपर के। ठीक है, यानी 6 to 8 वाले पेपर में जितने भी सीडीपी के क्वेश्चन आए हैं उसके पूरे यानी 30 क्वेश्चंस को आज के सेशन में हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। ठीक है, और चैनल पे जो लोग भी दोस्तों नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे। और पीडीएफ की बात करें दोस्तों, तो इसकी अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगी, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। तो चलिए दोस्तों, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। बस इतना ही कहना चाहेंगे, जो लोग भी होंगे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों, आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन को पढ़िए और अपने आप को भी देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं। ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है सभी। ठीक है, पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों कि एक रचनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, ऑप्शन ए है रेखा चित्र एवं चित्रकला में कुशल हो, अत्यधिक बुद्धिमान हो, परीक्षा में हर बार उच्च अंक प्राप्त करने के योग्य हो, या तर्क समझने एवं समस्या हल करने में निपुण हो। एक रचनात्मक विद्यार्थी किसको कह सकते हैं इन चारों ऑप्शंस में से? तो बात करें दोस्तों रचनात्मक विद्यार्थी की, तो यहाँ पर इसके लिए जो करेक्ट आंसर बनेगा, यानी रचनात्मक विद्यार्थी वह है, शिक्षार्थी वह है जो तर्क समझने एवं समस्या हल करने में क्या हो, निपुण हो, न कि रेखा चित्र और चित्रकला में जो है कि कुशल हो, या अधिक बुद्धिमान हो, या परीक्षा में हर बार उच्च अंक प्राप्त करने के योग्य हो। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड रहा आपके सामने। क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन सेकंड है, निम्न में से किसके कारण व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं? विकास एवं विकास के सिद्धांत में, विकास की दर में, विकास के क्रम में, या विकास की सामान्य क्षमता में? तो चलिए, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी विकास की दर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने रहा। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में विशिष्ट होता है, क्यों होता है, ये आपको बताना है। किसी भी दो शिक्षार्थियों की क्षमता, रुचि तथा प्रतिभा में समानता नहीं होती है। शिक्षार्थियों में समान गुण नहीं होते हैं और न ही वे समान लक्ष्य रखते हैं, या सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पाठ्यक्रम संभव नहीं है, या विषम रूपी कक्ष में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना संभव है। क्या बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला है कि प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में विशिष्ट होता है, क्योंकि किसी भी दो शिक्षार्थियों की जो क्षमता होती है, रुचि होती है और प्रतिभा में समानता नहीं होती है। ये बिल्कुल सही बात है, तो यहीं पे करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि एक सिद्धांत के रूप में रचनावाद अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है, शिक्षार्थी का विषय के प्रति दृष्टिकोण निर्मित करने देता है, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, या शिक्षक की प्रभावी भूमिका पर जोर है। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है रचनावाद के लिए सिद्धांत के रूप में, तो करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कि शिक्षार्थी का विषय के प्रति जो दृष्टिकोण है उसको निर्मित करने देता है रचनावाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रहा दोस्तों कि मुख्य रूप से अवधारणाओं का विकास निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? भावनात्मक विकास का हिस्सा है, बौद्धिक विकास का हिस्सा है, शारीरिक विकास का हिस्सा है, या सामाजिक विकास का हिस्सा है? बात करें अवधारणाओं की, जहाँ पर भी अवधारणाओं की बात आएगी वहाँ पे हम बौद्धिक से रिलेटेड करेंगे, यानी बौद्धिक विकास का जो है ये हिस्सा है क्या, अवधारणाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, आनुवंशिकता को एक है सामाजिक संरचना माना गया है। आनुवंशिकता को एक सामाजिक संरचना माना गया है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि प्राथमिक संरचना माना गया है, गौड़ संरचना माना गया है, गत्यात्मक संरचना माना गया है, या स्थिर संरचना माना गया है। तो यहाँ पे क्या माना गया है? तो आनुवंशिकता की बात करें दोस्तों, तो आनुवंशिकता को स्थिर संरचना माना गया है, सामाजिक संरचना माना गया है। ठीक है,
ये बात करेक्ट हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रहा दोस्तों कि सबसे गहन व महत्वपूर्ण समाजीकरण घटित होता है किस अवस्था में? एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में, किशोरावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, वयस्क अवस्था में। तो सबसे गहन और महत्वपूर्ण समाजीकरण जब घटित होता है दोस्तों, वो अवस्था है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। ठीक है, खतरनाक अवस्था किशोरावस्था। ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 रहा दोस्तों कि शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में उनकी सहायता करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी कक्षा अनुदेश के लिए यह सुविधाजनक शुरुआत होती है। पूर्व प्राप्त ज्ञान से नई सूचनाओं को ग्रहण करने में मदद मिलती है, या किसी पाठ को दोहराने का यह प्रभावी तरीका है, या शिक्षार्थी की स्मृति को बढ़ाता है जिससे उसमें सीखने की क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है दोस्तों वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। यानी अगर पूर्व ज्ञान प्राप्त है तो उससे जो नई सूचनाओं को ग्रहण करने में क्या मिलती है? मदद मिलती है। ठीक है, नई पूर्व प्राप्त ज्ञान से नई सूचनाओं को ग्रहण करने में मदद मिलती है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। पियाजे के अनुसार विकास की प्रारंभिक अवस्था जन्म से 2 वर्षों तक के दौरान बच्चे सर्वोत्तम रूप से सीखते हैं किसके द्वारा? इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, निष्क्रिय शब्दों की समझ द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, या भाषा के नवीन अर्जित प्रयोगों से। तो बात करें अगर पियाजे के अनुसार दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को एक चीज़ बता देते हैं पियाजे से। तो पियाजे से आप लोग जान दीजिए कि जीन पियाजे साहब से निश्चित रूप से 1 2 3 क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, कोई फिक्स नहीं रहता है कि 1 2 3, पर आता जरूर है, इतना याद रखिएगा। तो पियाजे को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। कभी कभी 3 भी पूछता है, कभी कभी 2 भी पूछता है, और बाई चांस कभी कभी 1 पूछ देता है, पर ज़्यादातर 2 देखने को मिल जाते हैं अगर एवरेज की बात करें तो इनसे निश्चित रूप से क्वेश्चन आना ही है। आप इसको पढ़ के जाइएगा। अगर आप इनके बारे में नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं उसको भी कर लीजिए। मैंने अपने चैनल पे कराया हुआ है, उसको आप आसानी से कर सकते हैं। एक एक टॉपिक आपको पार्टिकुलरली मिल जाएगा, जैसे कि एनसीएफ हुआ, निपुण भारत मिशन हुआ, लेव वाइगोस्की हुआ, पियाजे हुआ, इन सभी पे मैंने अलग अलग लेक्चर लिए हुए हैं, अलग अलग प्रैक्टिस सेट कराया हुआ है, उसको आप जा करके वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और अभी हम आगे कराने वाले भी हैं, तो बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो जन्म से 2 वर्ष तक जो है कि किसके दौरान बच्चे सर्वोत्तम रूप से सीखते हैं? तो बात करें जन्म से 2 वर्षों के बीच इंद्रियों के प्रयोग से जो है सर्वोत्तम रूप से सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस बीच में दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके वीडियोस को लाइक और शेयर करने से हमें हौसला मिलता है कि हम आगे और भी अच्छे तरीके से वीडियो जो है आप लोग के लिए बनाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अधिगम का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूपेण अवकलनीय विधि व्यवहार पर निर्भर है, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है किसके? संज्ञानवादी, विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी। अगर अवलोकनीय व्यवहार पर निर्भर है तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो सिद्धांत से आधारित है, व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 रहा दोस्तों कि भारतीय समाज का बहुभाषी गुण दिखाई देता है किसके रूप में? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, या शिक्षार्थियों के विद्यालय जीवन को जटिल अनुभूति वाले कारक के बारे में। ठीक है, किस रूप में आपको देखने को मिलते हैं? ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है दोस्तों कि विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में जो है बहुभाषी गुण दिखाई देता है। ये चीज़ याद रखिएगा। बहुभाषी अगर बात है तो वो निगेटिव नहीं, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, और क्वेश्चन पॉजिटिव है तो वहाँ पे आप सही तरीके से जाएंगे और एक संसाधन के रूप में इसको माना जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 रहा आपके सामने। क्वेश्चन है कि सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक होता है प्रत्यक्ष शिक्षण व प्रश्न करना, विषय आधारित प्रश्न करना, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न करना, या अत्यंत अनुशासित कक्षा। तो यहाँ पर बात की गई है सृजनात्मक उत्तर के लिए। तो सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न करना। कौन से? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न करना। ठीक है, ये करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने।
शिक्षार्थियों के शिक्षण अधिगम में जो अंतर रह जाता है उसका निदान क्या होना चाहिए? समुचित सुधारात्मक उपाय, सघन अभ्यास एवं प्रशिक्षण, सभी पाठों को सुनियोजित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों के परिणाम उनके माता पिता के साथ साझा करके। क्या बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर देखिए बात किया गया है कि निदान क्या होना चाहिए, तो समुचित सुधारात्मक उपाय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समुचित, यानी जितना भी उचित हो सके उसे आप सुधारात्मक उपाय यूज करिए, ठीक है, जो भी अंतर रह जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम का लक्षण नहीं माना जा सकता है? अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता रखती है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो कुछ अनुभवों के परिणामों से घटित होती है, या व्यवहारों का अध्ययन अधिगम है, या सीख न पाना भी अधिगम का एक भाग है। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा कि व्यवहारों का अध्ययन अधिगम है। ये जो है अधिगम का लक्षण नहीं माना जा सकता कि व्यवहारों जो है अधिगम, व्यवहारों का अध्ययन क्या है? अधिगम है, ठीक है। ये करेक्ट आंसर नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षार्थियों का आत्मनियंत्रण निम्न में से किससे संबंधित है? क्या अपने अधिगम की स्वयं परीक्षण करने की क्षमता से संबंधित है, छात्रों के व्यवहार को नियमबद्ध करने से, छात्र निकायों के द्वारा तैयार नियमों एवं निर्देशों से, या स्व अनुशासन तथा नियंत्रण से? तो बात करना है यहाँ पर आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण मतलब होता क्या है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अपने आपका व्यवहार है, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उस पर आपका नियंत्रण की क्या कहलाता है? आत्मनियंत्रण कहलाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा, अपने अधिगम की स्वयं परीक्षण करने की जो क्षमता से इसको संबोधित किया गया है, किसको? आत्मनियंत्रण को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है ये हमें कमेंट में भी जरूर बताइएगा, और लाइक और शेयर करते चलिए। चलिए आगे अभी 15 क्वेश्चन और है दोस्तों, तो पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं इस वीडियो में, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य समझ के लिए शिक्षण को नहीं दर्शाता है? छात्रों से किसी घटना या किसी सिद्धांत को अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए कहना, छात्रों को विधि के क्रियान्वयन के तरीकों को उदाहरण सहित बतलाना, समानता एवं अंतर को समझने में छात्रों की मदद करना और विश्लेषण करना, एकाकी तथ्यों तथा प्रक्रियाओं को याद करने में छात्रों को सक्षम बनाना। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे पूछा है समझ के लिए शिक्षण को नहीं दर्शाता है, तो एकाकी तथ्यों तथा प्रक्रियाओं को याद करने में सक्षम बनाना। ये देखिए याद करना बहुत ही गलत बात है, यानी कि एक निगेटिव वर्ड है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन निगेटिव पूछे और याद करना आ जाए तो वो सही होगा, और पॉजिटिव पूछे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, क्योंकि नहीं दर्शाता है तो यही चीज़ नहीं दर्शाता है, ये बात याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अधिगम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिएगा, कथन सत्य है, क्वेश्चन पॉजिटिव है। ऑप्शन आपके रहे कि बच्चों के द्वारा दी गई गलतियां यह बतलाती हैं कि अधिगम प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। अधिगम एक ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जहां शिक्षार्थी सकारात्मक व भावात्मक रूप से संतुष्ट होते हैं। अधिगम की किसी भी अवस्था पर सीखना भावनात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। यह अधिगम मूल रूप से मानसिक क्रिया है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछा है पॉजिटिव, और पॉजिटिव जो सबसे अच्छा पॉजिटिव ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी अधिगम एक ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जहाँ पर शिक्षार्थी जो है सकारात्मक भावनात्मक रूप से क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं। वहीं पे सबसे अच्छा अधिगम जो है कि प्रभावी होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मानव विकास विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो निरंतरता मानव विकास का सिद्धांत है, बिल्कुल बात सही। अनुक्रमिता ये भी है, सामान्य से विशिष्ट ये भी है, पर प्रतिवर्ती की बात करें तो ये नहीं है, और यही क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, क्योंकि पूछा गया है सिद्धांत नहीं है। जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा क्या है कि कौन सा गलत है,
ठीक है, क्या पूछा है, जो क्या है गलत है, यहाँ पे गलत है प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती का मतलब दोस्तों किसी भी चीज़ को आगे जाके फिर आप पुनः वहाँ पर वापस जाए। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार पहले बड़े हो गए और फिर आप बचपन में चले जाएंगे, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। और यहाँ पर बोला गया है कि मानव विकास के विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो मानव विकास की बात की गई है, और मानव विकास एक बार जो है कि हो जाता है, जैसे कि आप बड़े हो गए, बच्चे से आप जवान हो गए, तो आप जवान से फिर बच्चे नहीं होंगे, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, वयस्क से आप फिर बच्चे नहीं होंगे, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 रहा दोस्तों कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षार्थी को गलतियों को बताना, शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना, किसी छात्र को अगली कक्षा में पदोन्नत करने का निर्णय लेना, अधिगम में होने वाली त्रुटियों का निदान व उपचार करना। क्या करेक्ट आंसर बनेगा, जल्दी से बताइए आप लोग। तो चलिए बताते हैं, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, कि अधिगम में जो भी होने वाली त्रुटियां हैं उनका निदान और उपचार, यानी उनके बारे में पता करना और उसका फिर हल निकालना, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, और यही मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 रहा दोस्तों कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में छात्रों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। कहाँ पर, किसमें, नियमित विद्यालय में, विशेष विद्यालय में, मुक्त विद्यालय में, या ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन विद्यालय में। तो बात करें दोस्तों, यहाँ पर बात की गई है, जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर, ठीक है, जो बोलते हैं एनसीएफ 2005 के बारे में, ठीक है, और वहाँ पर जब ये चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा, ठीक है, और आरटीई एक्ट 2019 पढ़ेंगे, वहाँ पे चीज़ देखने को मिलेंगी आपको कि जो भी डिसेबिलिटीज़ है उन सभी बच्चों को बोला गया है, कहा गया उसके बारे में कि उनको नियमित विद्यालय में ही क्या करना चाहिए, शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सबका साथ सबका विकास, सबको एक साथ लेकर चलना है, आपको सबको एक साथ ही पढ़ाना है, ठीक है, यानी समावेशी शिक्षा की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है वहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखिए, तो छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा संकेत पठन अक्षमता को नहीं दर्शाता है। तो अक्षर और शब्दों की पहचान में कठिनाई, पठन गति एवं प्रवाह में कठिनाई, शब्दों तथा विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी की कठिनाई। छोटे शिक्षार्थियों की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा संकेत जो है पठन अक्षमता को नहीं दर्शाता है और बाकी चीज़ें दर्शाती हैं। तो बात करें दोस्तों, पहला ऑप्शन अक्षर और शब्दों की पहचान में कठिनाई। अगर अक्षर और शब्दों की पहचान ही नहीं कर पाएगा, उसमें कठिनाई आ रही है, तो यानी कि ये अक्षमता को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि पूछा है कौन नहीं है। पठन गति एवं प्रवाह में कठिनाई, यानी अगर वो सब चीज़ें समझ रहा है, बस उसकी गति नहीं है, वो गति नहीं है, तेजी के साथ पढ़ नहीं पा रहा है, तो ये क्या उसकी अक्षमता है। या शब्दों तथा विचारों को समझने में कठिनाई, शब्दों को नहीं समझ पा रहा है, विचारों को नहीं समझ पा रहा है, उसमें कठिनाई आ रही है, तो ये एक अक्षमता को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। सुसंगत वर्तने की कठिनाई, ये भी जो है क्या कर रहा है, अक्षमता को दर्शा रहा है, पर एक नहीं दर्शा रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 रहा दोस्तों कि एक शिक्षक अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहता है, उसे अपने उद्देश्य को पूरा करने में निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। कौन सा नहीं करना चाहिए, उन्हें गैर शैक्षणिक गतिविधियों का लाभ बताना, उन्हें तनाव नियंत्रित करना सिखाना, विशेष ध्यान देने के लिए उन्हें अपने मित्र समूह से अलग करना, या रचनात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें चुनौती देना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कि विशेष ध्यान देने के लिए उन्हें अपने मित्र समूह से अलग करना, ये कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे और ऑप्शंस होंगे उसको आप एलिमिनेट कर पाएंगे इजी वे में, बस आप लगे रहिए, ठीक है, हमारे साथ लगे रहिए, आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। आंतरिक रूप से बात करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे अपने कार्य को अधिक प्रसन्नता से करते हैं, बात सही है,
कार्य के दौरान इसमें उच्च स्तर की ऊर्जा दिखाई देती है, ये भी बात सही है। और वे चुनौतीपूर्ण कार्य को करना पसंद करते हैं। जो आंतरिक रूप से अपग्रेड बच्चे होते हैं ये सभी काम करते हैं, पर एक ही चीज़ उनके लिए सही नहीं है कि वे हमेशा सफल होते हैं। ये ऐसा कुछ बात नहीं है कि वे हमेशा सफल होते हैं, वो असफल भी होते हैं, पर असफल होने के बाद वो छोड़ते नहीं है, वो दोबारा क्या करते हैं, उस पर ट्राई करते हैं। ठीक है, प्रयास बार बार करते हैं, अभ्यास भी करते हैं, और इस तरीके से वो क्या होते हैं, सफल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त उपकरण नहीं है। क्या उपयुक्त नहीं है, ध्यान दीजिएगा एक चीज़। ठीक है, निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। दत्त कार्य पॉजिटिव है, ठीक है, उपकरण है। मौखिक प्रश्न उपकरण है, ठीक है। प्रश्नोत्तरी एवं खेल जो है उपकरण है। पर सत्र परीक्षा, ये ऐसा नहीं कि पूरा उसको साल भर पढ़ा करके आप वर्ष के अंत में उसका बस एग्जाम ले, ये जो है रचनात्मक मूल्यांकन का उपयुक्त उपकरण नहीं है। ठीक है, आपका सत्र परीक्षा नहीं कराना है। ठीक है, कि एक साल में पूरा बस लास्ट में ले जाकर एग्जाम दें तो बच्चे को पता चलेगा क्या चीज़ें सीखा वो क्या नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से किसके लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ये भी क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा एक एक चीज़ को। कक्षा के अंदर एवं बाहर दोनों ही स्थानों पर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है। समूह कार्य में अन्य शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए कहें, प्रोत्साहित करें, ये बात सही है। अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए ये बात भी सही है, प्रोत्साहित आप कर सकते हैं। और उन सभी प्रश्नों को उत्तरों को याद करवाना मैंने पहले किया, जहाँ पर याद करवाना आ जाए और निगेटिव क्वेश्चन पूछ दे वहाँ पे सही हो जाएगा, और जहाँ पे पॉजिटिव पूछ दे वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आंख बंद करके आप ट्रिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि इरफान खिलौनों के पुर्जों को देखने के लिए उन्हें तोड़ देता है। क्या करता है, तोड़ देता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। अगर इरफान के पास खिलौने आते हैं, उनको आप नए खिलौने देते हैं, वो क्या बच्चा करता है कि उसको तोड़ देता है। क्यों, क्योंकि उसके देखना चाहता है कि इसमें आखिर है क्या चीज़, ये कैसे मतलब वर्क करता है, कैसे चलता है, कैसे दौड़ता है, कैसे उड़ता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। क्या इरफान को कभी भी खिलौनों से खेलने नहीं देना चाहिए, या उस पर कड़ी नई नज़र रखनी चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए। उसकी जिज्ञासु प्रकृति को प्रोत्साहित तथा उसकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए, या उसे समझना चाहिए कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। क्या उसे ऐसा समझाना चाहिए, नहीं। हमें क्या करना है, अगर वो ऐसा कर रहा है तो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर उसकी जिज्ञासी जो प्रवृत्ति है ना, उसको प्रोत्साहित करेंगे और उसको सही दिशा में लेके जाएंगे। ठीक है, उसको सही दिशा में लेके जाएंगे, ये हमें करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि पुरुष जो है स्त्रियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या है। सत्य है, सत्य हो सकता है, या लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाए कहीं पर भी कि लड़कियां पास होती हैं, लड़कियां फेल होती हैं, लड़कियां रोती हैं, ये सब चीज़ें जो आती हैं दोस्तों, तो उसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा लैंगिक असमानता का, लैंगिक समानता का, लैंगिक पूर्वाग्रह का। उसको आप आंख बंद करके ट्रिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 रहा दोस्तों कि बच्चे के विकास सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। क्या शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, या शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, क्या जो होगा करेक्ट आंसर बनेगा। तो बच्चे के इस विकास सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है, किसमें नहीं है कि शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा के बच्चों के लिए एक क्षेत्र भ्रमण आयोजित करती है। वापस आने के बाद उसके बारे में बच्चों से चर्चा करती है कि उसके द्वारा ऐसा करना निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है। ठीक है, यानी क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करती है और उससे आने के बाद बच्चों से उसके बारे में चर्चा करती है, तो ये क्या चीज़ होगा, ये क्या दर्शा रहा है। क्या अधिगम का मूल्यांकन है, अधिगम के लिए मूल्यांकन है, मूल्यांकन का अधिगम है, या मूल्यांकन के लिए अधिगम है। तो सिंपल सी बात है, ये अधिगम का मूल्यांकन। कैसे, क्योंकि उन्होंने भ्रमण किया, अवलोकन किया, अब वहाँ पे उनका क्या हुआ, अधिगम हुआ। अधिगम का मूल्यांकन होगा कि क्या आपने देखा, क्या चीज़ें सीखी। ठीक है,
तो इस तरीके से आप कॉमन सेंस यूज़ करके, माइंड सेट यूज़ करके आप चीज़ों को करेंगे तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा 29 के लिए। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 रहा दोस्तों कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन क्या है? असत्य है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करता। यह असत्य हो सकता है, विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। यह सत्य होगा क्योंकि शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। या यह सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य क्षेत्रों से परस्पर जुड़ा है। देखिए आप दो जगह पे फंसेंगे, एक तो ये तीसरा ऑप्शन और एक चौथा ऑप्शन। ये आप जान रहे हैं कि ये चीज़ें सही है, ये बात सही है, पर सत्य है क्या? क्यों ये असत्य क्या? यह सबसे पहले स्थान पर आता है इसलिए नहीं। यह क्यों सत्य है? क्योंकि शारीरिक विकास जो है विकास के अन्य क्षेत्रों से परस्पर जुड़ा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 2011 के सेकेंड पेपर में सीडीपी के पूछे गए पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों कमेंट में हमें ये बात जरूर बताइएगा कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं, पसंद आई हैं, नहीं आई हैं। और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आगे आगे आपको ऐसे वीडियोस और देखने को मिलेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी अच्छी तरीके से तैयारी आपको कराएंगे और आपको 100+ मार्क्स दिलाएंगे, इतना गारंटी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।